तो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनेक्टेड स्टडी चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारतीय राजवंश, जिसका हम कवर करेंगे पार्ट टू में हम कवर करेंगे हर्षवर्धन कालीन और गुप्त कालीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एज यू नो, ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस। बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब करें हमारे कनेक्टेड स्टडी चैनल्स को और हमसे जुड़े रहिए आने वाली वीडियोस के लिए। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? गुप्त शासक का नाम बताना है जो सबसे पहले जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। पहला है श्रीगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है घटोत्कच, फोर्थ है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर है श्रीगुप्त। प्रथम ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था, जिसका शासनकाल था 240 से 250 ईस्वी तक। वह गुप्त वंश का संस्थापक था। जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था घटोत्कच, जिसका शासनकाल था 280 से 300 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। वह 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। पहला था श्रीगुप्त, दूसरा था घटोत्कच, फिर तीसरा था महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। याद रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी भारत? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, फोर्थ है हर्षवर्धन। तो इसका आंसर है सेकंड, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 330 ईस्वी से 380 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल था 330 ईस्वी से 380 ईस्वी तक, 50 साल का शासनकाल। जिसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं राज्यों के कारण इसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि उसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था, जिसने इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था हरिसेन, जिसका यह वर्णन उसके प्रयाग प्रशस्ति लेख में दर्शाया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय आयुर्वेद के वैद्य, चिकित्सा के भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? पहला है सुश्रुत, दूसरा है च्यवन, तीसरा है धन्वंतरी, फोर्थ है चरक। तो आंसर है इसका धन्वंतरी। आयुर्वेद वैद्य की चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन, धन्वंतरी को मानते हैं। धन्वंतरी हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अवतार माना गया है। वेदों और पुराणों में देवताओं के चिकित्सा के रूप में इनका वर्णन मिलता है। वेदों और पुराण इसकी पुष्टि करते हैं कि धन्वंतरी विष्णु के अवतार हैं। तो याद रखें, गॉड ऑफ मेडिसिन धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फोर्थ, आर्यभट्ट और बारहमीर किस व्याख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित हैं? युग का नाम बताना है, वो किसके साथ संबंधित रखते थे। पहला है गुप्त वंश, दूसरा है कुषाण वंश, तीसरा है मौर्य वंश, फोर्थ है पाल वंश। तो इसका आंसर है फर्स्ट, गुप्त वंश। आर्यभट्ट और बारहमीर सुविख्यात व्यक्तित्व गुप्त काल में हुए थे। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है? स्वर्ण युग में, क्योंकि इस काल में भारत ने बहुत तरक्की करी थी। किसमें करी थी? भारत ने साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की थी। आर्यभट्ट ने इस काल में पाई का मान बताया था, जो है 22 डिवाइड बाय 7। अगर उसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 3.14। और बारहमीर ने पंचसिद्धिका नामक ज्योतिष आधारित पुस्तक की रचना की थी। याद रखेंगे, आर्यभट्ट और बारहमीर किस युग से संबंधित हैं? गुप्त वंश से। फिफ्थ यहाँ पे, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के काल के दौरान भारत आया था? शासक के शासक काल के दौरान कौन सा यात्री आया था? चीनी। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, फोर्थ है कुमारगुप्त। तो इसका आंसर है थर्ड, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। ठीक है। फायान का जन्म चीन के वुहान नामक स्थान में हुआ था। अब तो भूलेंगे नहीं, वुहान और वुहान याद रखेंगे। फायान का जन्म चीन के वुहान नामक स्थान पर हुआ था। फायान ने चंद्रगुप्त कालीन भारत की संस्कृति दशा का सुंदर निरूपण किया गया है।
याद रखेंगे किस में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय में, फायान। 6th क्वेश्चन है यहाँ पे, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? पहला ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फोर्थ है हर्ष। तो इसका आंसर है थर्ड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय कालिदास को दिया जाता है। जिसने 7 ग्रंथ लिखे थे वो उन्होंने ही लिखे थे, कवि कालिदास ने। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और तथा 3 नाटक ग्रंथ हैं। पहले थे 2 महाकाव्य, फिर दूसरे थे खंड काव्य और लास्ट के जो 3 थे वो थे नाटक ग्रंथ। जिसका लास्ट में तो था अभिज्ञान शकुंतलम को अत्यधिक ख्याति और प्रशंसा मिली। इसका अनुवाद कई विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। सबसे जो फेमस हुआ वो था अभिज्ञान शकुंतलम, जिसने लिखा था कवि कालिदास को। ठीक है, एक नाटक था। 7th है यहाँ पे, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? विशेषता बतानी है, क्यों प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। पहला है कला एवं स्थापत्य, दूसरा है साम्राज्यवाद, तीसरा है राजस्व एवं भूमि सुधार, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है फर्स्ट, कला एवं स्थापत्य। संस्कृति के विविध क्षेत्रों के साथ साथ कला और स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्त काल की महत्वपूर्ण इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रश्नों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस काल में आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया, कला में वृद्धि हुई और बहारा मीर ने कई सारी पुस्तकें लिखी ज्योतिषता के ऊपर। तो इस वजह से गुप्त राजवंश प्रसिद्ध है कला एवं स्थापत्य के लिए। 8th क्वेश्चन है यहाँ पे, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? किसने गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? पहला है स्कंदगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, फोर्थ है कुमार गुप्त। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था। वह विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसके सर्वप्रिय उपाधि परम भागवत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 उपाधियां थी, पहली थी विक्रमादित्य और दूसरी थी वो विष्णु का अवतार था। इस वजह से उसको सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी वो परम भागवत लगती थी। तो 2 चंद्रगुप्त द्वितीय बुलाया जाता था, विक्रमादित्य और परम भागवत से, याद रखेंगे। 9th क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? किसके सिक्के चलते थे गुप्त काल में? पहला है ऑप्शन सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा, फोर्थ है लोहा। तो इसका आंसर है सोना, फर्स्ट ऑप्शन सोना। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, तो उनके अभिलेखों में दीनार कही गई। क्या कही गई? दीनार। सोने के सिक्के मुद्राएं कही गई दीनार। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण, चांदी और तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने ही स्वर्ण एवं चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया। इस सिक्के के मुख्य भाग पर राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर गरुड़ की आकृति मिलती है। जो हेड था उस पर मिलती है राजा की आकृति, किंग की आकृति, और जो टेल था उस पर एक गरुड़ की आकृति मिलती है। जो याद रखेंगे, किस धातु के सिक्के चले थे? सोने के। चलवाया किसने था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। 10th है यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, जिसको जला दिया गया और जलती रही 6 महीने तक। 6 महीने तक जलती रही ये यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर बताना किसने स्थापना करी थी। पहला है ऑप्शन हर्षवर्धन, दूसरा कुमारगुप्त, तीसरा समुद्रगुप्त, फोर्थ है चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर कुमारगुप्त। अभी यूनिवर्सिटी है कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार प्रांत की राजधानी पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर आधुनिक गुड़गांव नामक ग्राम के समीप है। किधर है? गुड़गांव नामक समीप है, पटना से 40 किलोमीटर। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। यह विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तथापि यहाँ अनेक विषय, वेद, हेतु विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या, सांख्य, दर्शन की शिक्षा दी जाती। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी थी प्राचीन काल की, जिसमें तंत्र, मंत्र,
चिकित्सा, वेद और सांख्य दर्शन के इतने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि यहाँ से पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे यहाँ पर। और हर्षवर्धन काल में जो चीनी यात्री आया था उसने यहाँ पर लेक्चर भी दिए। पहले यहाँ पर वो पढ़ा, फिर उसने लेक्चर भी दिए नालंदा विश्वविद्यालय में। 11 क्वेश्चन है यहाँ पे, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके राज दरबारी कवि थे? पहला ऑप्शन है विक्रमादित्य, दूसरा है कुमारगुप्त, तीसरा है हर्षवर्धन, फोर्थ है कनिष्क। तो इसका आंसर है थर्ड, हर्षवर्धन। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि तथा संस्कृत के गद्य के विद्वान थे। वह हर्ष के दरबारी अष्ट कवियों में से प्रमुख थे। उन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी जैसी रचनाएं की। 2 रचनाएं की, हर्षचरित और कादम्बरी। किसने करी? बाणभट्ट में। और किसके राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं 12। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? जो अपनी धार्मिक सभा बुलाता था वो किधर, कौन से नगर में बुलाता था? पहला ऑप्शन है मथुरा में, दूसरा है प्रयाग में, तीसरा है वाराणसी में, फोर्थ है ताम्रलिप्ति में। तो इसका आंसर है सेकंड, प्रयाग में। हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में महामोक्ष परिषद धर्म सभा का आयोजन किया जाता था, जिसमें लगभग सभी धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और हर्षवर्धन द्वारा उदारता पूर्वक दान दिया जाता था। और कहा जाता है कि ये हर्षवर्धन इतना दान दिया करते थे, इतना दान दिया करते थे, पूरा राजमहल खाली हो जाया करते थे। और एक बार हुआ क्या, चीनी यात्री आया था हेनसांग, जब ये दान दे रहे थे तो लास्ट में इनके पास दान देने के लिए कुछ नहीं था। तो हेनसांग इनसे दान मांगता है तो लौटा नहीं सकते थे हर्षवर्धन, तो इन्होंने अपने कपड़े ही दान कर दिए। जी हाँ, कपड़े ही दान कर दिए। फिर इनकी बहन राजश्री ने इनको तन ढकने के लिए अपने कुछ वस्त्र दिए, जिन्होंने इनसे अपना तन ढका। इतनी विशेषताएं थी हर्षवर्धन की, बहुत उदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13। एक महान रोमनी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है, जो अभी हमने पढ़ा है। पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है भास्करवर्धन, फोर्थ है बिंदुसार। तो इसका आंसर है फर्स्ट, बाणभट्ट। किसके राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। याद रखेंगे। उसने कौन कौन सी दूसरी रचना करी थी? हर्षचरित और कादम्बरी, 2 रचना करी थी, याद रखेंगे। हर्ष स्वयं विद्वान थे। हर्ष ने भी 3 नाटक लिखे थे, जिसका नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, जो हर्ष के द्वारा लिखे गए थे। नाटक लिखे थे 3, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। 14 यहाँ पे, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? पहला है फायान, दूसरा है ईत्सिंग, तीसरा है हुएत्सांग, फोर्थ है मैगस्थनीज। तो इसका आंसर है हुएत्सांग, थर्ड ऑप्शन। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा हुएत्सांग के सम्मान में की गई। इस सभा में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदाय के आचार्यों को बुलाया गया था। चीनी यात्री था हुएत्सांग, जो भारत आया था, भारत भ्रमण करने के लिए आया था। जब हर्ष को पता पड़ा कि एक विद्वान आया है जो चीन से है, तो उसके सम्मान में कन्नौज सभा बुलाई गई और उसकी अध्यक्षता करी थी हुएत्सांग ने। फिफ्थ ऑप्शन है, वो फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, हेनसांग किसके शासन काल के दौरान आया था? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है रुद्रदमन। तो इसका आंसर है थर्ड, हर्षवर्धन। चीनी तीर्थ यात्री हुएत्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के पास एक विशाल संगठित सेना थी। हुएत्सांग के विवरण में इसकी पुष्टि होती है। कौन से विवरण में? हुएत्सांग में। कन्नौज सभा की अध्यक्षता हुएत्सांग ने की थी, जैसा कि पहले बताया गया लास्ट क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी, कहां से किधर कर ली थी? तो पहला है ऑप्शन मानसेर से कन्नौज, दूसरा है दिल्ली से देवगिरी, तीसरा है कम्बोज से कन्नौज, फोर्थ है बल्लभ से दिल्ली। तो इसका आंसर है फर्स्ट, मानसेर से कन्नौज। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हर्षवर्धन ने सिंधु गंगा के मैदान के एक बड़े भाग के साथ पंजाब, बंगाल और उड़ीसा राज्यों को संगठित कर लिया। अपने सीमाओं का विस्तार करके हर्ष ने पंजाब, बंगाल और उड़ीसा राज्यों को एकत्रित कर लिया, अपनी सीमाओं के अंदर ले लिया।
और उन्होंने कन्नौज के शासक को पराजित किया था और अपनी राजधानी को कन्नौज ही कर लिया। बाद में कन्नौज के शासक को पराजित करके अपनी राजधानी बनाई कन्नौज। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बौद्ध राजा का नाम बताना है जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा है अशोक, तीसरा है बिंबिसार, फोर्थ है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में ही बात हो रही है तो हर्षवर्धन ही होंगे। तो हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृति का महान विद्वान और लेखक था। हर्ष के समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा उन्नति पर थी। जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी उसका उसने बौद्ध प्रचार करवाया हर्षवर्धन ने। हर्ष ने इसी शाखा को संरक्षण प्रदान किया। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक का रचयिता माना जाता है। पहला है प्रियदर्शिका, रत्नावली और लास्ट है नागानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? जो हर्षचरित एक लेख है जिसमें हर्षवर्धन जो राजा थे हमारे, उनके चरित्र का विवरण दिया गया है कि वो कैसे क्या थे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कालिदास, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है वाल्मीकि, फोर्थ है व्यास। तो इसका आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की। हर्ष स्वयं विद्वान था। हर्ष को 3 नाटक ग्रंथ है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद का नाम कहा जाता है। ठीक है, 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, याद रखेंगे। 19 क्वेश्चन है वारामीर कौन या क्या है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे खगोलज्ञ, दूसरा अंतरिक्ष यात्री, तीसरा अंतरिक्ष शटल, फोर्थ है पावर स्टेशन। तो इसका आंसर है खगोलज्ञ। प्रख्यात ज्योतिष आचार्य वारामीर गुप्त युग के अत्यंतम विभूति थे। उनकी सर्व प्रमुख रचना बृहज्जातक। उन्होंने विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति पर विचार किया। वारामीर की अन्य रचनाओं में से पंचसिंधिका, ब्रह्म संहिता और लघु जातक आदि प्रसिद्ध है। कौन कौन सी प्रसिद्ध है? ब्रह्म संहिता, पंचसिंधिका और लघु जातक आदि प्रमुख रचनाएं वारामीर की। वारामीर कौन थे? एक खगोलज्ञ जो अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करते हैं। 20 क्वेश्चन, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य की वैल्यू किसने दी? पहला ऑप्शन है चरक, दूसरा है चाणक्य, तीसरा है आर्यभट्ट, फोर्थ है वारामीर। तो इसका आंसर है थर्ड, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने बीजगणित तथा शून्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, शून्य की वैल्यू दी और बीजगणित का निर्माण किया, रचना की बीजगणित की, जो आज हम पढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम उनके नाम पर गया है। जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था वो उन्हीं के नाम पर भेजा गया था, आर्यभट्ट के। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। कौन से काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। 21, लक्ष्मी दोहित्र किसे कहते हैं? लक्ष्मी दोहित्र किस नाम से जाना जाता है? पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा कुमारगुप्त को, फोर्थ है समुद्रगुप्त को। तो इसका आंसर है फोर्थ, समुद्रगुप्त को। लक्ष्मी दोहित्र शब्द का अर्थ है लक्ष्मी की बेटी का बेटा, लक्ष्मी की बेटी का बेटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति में उन्हें लक्ष्मी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। उनके पिता चंद्रगुप्त ने लक्ष्मी गढ़राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। याद रखेंगे, किसकी बेटी से विवाह किया था? लक्ष्मी गढ़राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इस वजह से कहा जाता है लक्ष्मी दोहित्र। 22, गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया था? चांदी के सिक्के का नाम बताना है, वो कौन से शासन में गुप्त काल में किया गया था। पहला ऑप्शन है काकनी, दूसरा है निष्का, तीसरा है रुपए का, फोर्थ है दिनार। तो इसका आंसर बनेगा थर्ड, रुपए का। गुप्त काल में जारी चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपए का कहा जाता है। ये सिक्के उज्जैन के शक शासकों के सिक्के के अनुरूप थे। जो उज्जैन के शासक थे शक सिक्कों के अनुरूप थे, उनकी ही कॉपी थी। हालांकि चीनी विद्वान फाहियान के अनुसार गुप्त काल में कोणीय विनिमय के सामान्य साधन के रूप में प्रयोग किया थे। तो जो सिक्के थे उनको कौड़ियां भी कहते हैं, तो याद रखेंगे। तो चांदी का सिक्का था रुपए का।
यहाँ पे गलत है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता गुफाएं निर्मित की गई? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे 23 क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे गुप्त काल, दूसरा है कुषाण, तीसरा है मौर्य, फोर्थ है चालुक्य। तो इसका आंसर गुप्त। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यहाँ लगभग 30 चट्टानों को काटकर गुफाओं के रूप में बौद्ध स्मारक किया गया है। यहाँ पे 30 चट्टानें काटी गई थी, फिर उसको गुप्त शासनकाल में बनवाया गया था। इन गुफाओं का निर्माण 200 ईस्वी से लेकर 480 या 560 के मध्य किया गया था। कौन सी ईस्वी से कौन से साल में हुआ था? 480 या 560 के मध्य में हुआ था, बीच में हुआ था, पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसी साल में हुआ था। गुप्त काल के दौरान अधिकांश गुफाओं का निर्माण किया गया था। गुप्त काल में बहुत सारी गुफाओं का निर्माण किया गया था। याद रखें किसके दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? फर्स्ट गुप्त। 24 निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति का शिलालेख है वो किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है मेहरौली शिलालेख, सेकंड है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, तीसरा है हाथी गुम्फा शिलालेख, फोर्थ है ऐहोल शिलालेख। तो इसका आंसर है फर्स्ट मेहरौली शिलालेख। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। हरिसेन द्वारा लिखित यह शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? समुद्रगुप्त की। इसे परंपरागत गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। एक दस्तावेज के रूप में प्रयुक्त है और ये किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है। 25 इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है हरिसेन, दूसरा है महासेन, तीसरा है वीरसेन, फोर्थ है विष्णुसेन। तो इसका आंसर है फर्स्ट हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या इलाहाबाद प्रशस्ति गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख साक्ष्यों में से एक है। कौन से साक्ष्यों में से एक है? गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से एक है। समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसके द्वारा रचना की गई थी? हरिसेन द्वारा इसकी रचना की थी। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल और युद्ध की विजयों का सुस्पष्ट वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? समुद्रगुप्त के शासनकाल की और युद्ध किए गए समुद्रगुप्त के द्वारा उसकी वर्णन करता है स्पष्टता के रूप में। So guys, this is the end of the video. Thanks for watching. नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे जो भी हमारा हर्षवर्धन काल के बाद जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, जो भी हमारे साम्राज्य रह गए, वो थर्ड पार्ट में पूरे कवर कर लिए जाएंगे। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और जाने से पहले सब्सक्राइब करें कनेक्टेड स्टडी चैनल्स को, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। साइन इन ऑफ।